हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो आपका आपके ही चैनल बायो विद तोशी मैम हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो दूर दराज गाँव में हैं, जो जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो स्पेशली ये उन लोग के लिए है जो हिंदी मीडियम या यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं। ये आप सभी के लिए डेडिकेटेड है, आप सभी के लिए है कि आप लोग इससे पढ़िए और अपना लाभ उठाइए। ठीक है, तो हम मंडल का नियम हमने पढ़ लिया था, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अनुवांशिकता। तो आज हम लास्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आप अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है बेटा, आइए हम आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट हेडिंग है। हम आज देखने वाले हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे लड़का बनता है और कैसे लड़की बनती है। ठीक है, आइए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा वीडियो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपका है लिंग निर्धारण, ठीक है, या सेक्स डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं। तो देखो हमारा क्या कह रहा है कि लैंगिक जनन करने वाले जीव एक लिंगी तथा द्विलिंगी दो प्रकार के होते हैं। तो एक लिंगी को हम कहते हैं, थोड़ा थोड़ा बेटा ना आप इंग्लिश पे भी ध्यान देना, मतलब एकदम ही टोटली हिंदी नहीं पढ़ना, थोड़ी सी इंग्लिश भी आप ध्यान दोगे ना तो आपको याद करने में थोड़ा सा आसान होगा और समझने में भी आपको सही लगेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए हम क्या देख रहे थे कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं वो या तो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है बेटा जिनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे हम मनुष्यों में, हाँ, आप किसी लड़के को देख के बोलोगे कि हाँ ये लड़का है, जैसे आपने किसी लड़की को देखा या किसी महिला को देखा तो आप बोलोगे कि हाँ ये महिला है, ये लड़की है, तो आप उसको लड़का तो नहीं बोल दोगे ना। तो जिसको हम देख के बता सकें कि ये लड़का है ये लड़की है तो उसी को कहते हैं हम एक लिंगी। ठीक है, और द्विलिंगी का मतलब होता है बेटा जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही में ही हो, मतलब एक ही जीव के अंदर आपका मेल के कैरेक्टर भी पाए जाए, मतलब नर के कैरेक्टर भी पाए जाए और मादा के भी कैरेक्टर पाए जाए, तो उसको हम कहते हैं द्विलिंगी। ठीक है बेटा, जिसमें दोनों लिंग एक में हो तो उसको द्विलिंगी, और जिसमें एक लिंग अलग अलग हो उसको हम एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक लिंग एक में हो, एक लिंग एक में हो, जैसे मेल में मेल के पार्ट होते हैं और फीमेल में मादा के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक लिंगी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एक लिंगी और द्विलिंगी में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि एक लिंगी जीवों में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में होते हैं। वही बात कि एक लिंगी जीव जो होते हैं उनमें नर तथा मादा अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे आप गाय को देख लो, भेड़ देख लो, मनुष्य को देख लो, तो उसमें आप क्या कहते हो कि ये गाय है, ये भैंस है, मतलब आप उसके मेल देख करके आप बता दोगे कि ये नर है कि ये मादा है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं एक लिंगी। देखो कुछ जंतु जैसे, एक मिनट बेटा, कुछ जंतु जैसे आपके मनुष्य आदि में नर तथा मादा नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में भी अंतर स्पष्ट होता है। तो आप देख के बता देते हो कि ये नर है तथा ये मादा है। ठीक, अब इसे लैंगिक द्विरूपता या लिंग भेद कहते हैं। इसे ही हम क्या कह देते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब कि लैंगिक द्विरूपता, लिंग भेद हम कर सकें कि ये नर है ये मादा है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक, अब देखो द्विलिंगी जंतु, द्विलिंगी का मतलब समझ में आया ना, जिसमें मेल तथा फीमेल, नर तथा मादा एक ही जीव के अंदर हो उसे हम कहते हैं द्विलिंगी। ठीक, जैसे केचुआ, केचुआ तो आप सभी ने देखा होगा, बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश में केचुए निकलते हैं, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देखना। तो उसमें नर तथा मादा दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं, मतलब एक ही केचुए में नर भी होगा और मादा भी होगी। ठीक है, तो जो उनके बच्चे होते हैं ना बेटा वो भी ऐसे ही पैदा होते हैं, नर तथा मादा जनन अंग लेकर के ही वो पैदा होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं द्विलिंगी। ठीक, तो केचुआ याद रखना, आपके पेपर में एक नंबर में पूछ सकता है कि द्विलिंगी जंतु कौन से होते हैं, तो आप बताओगे केचुआ होता है। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि शरीर में नर तथा मादा दोनों जनन अंग होते हैं।
अब इनसे पैदा होने वाली संतान भी इसी प्रकार की होती है, ठीक है। तो इनके जो संतानें होती हैं वो भी कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। प्राचीन समय से ही एक लिंगी जीवों के लिंग भेद के बारे में उस प्रक्रिया की खोज होती रही जिसके कारण उनमें प्रारंभ से ही संतति में लिंग भेद हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राचीन काल से ही लोग खोज कर रहे हैं एक लिंगी जीवों में लिंग भेद के बारे में कि कौन सी प्रक्रिया थी, क्या प्रक्रिया होती है जिससे नर तथा मादा अलग अलग स्वरूपों में पैदा होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनमें प्रारंभ से ही लिंग भेद हो जाता है। अनेक वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनर्खोज के बाद इस ओर ध्यान दिया, ठीक है। हेकिंग, मैकलंग, विल्सन आदि वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण के वास्तविक व वैज्ञानिक आधार का पता लगाया, ठीक है। तो ये हमारे 3 वैज्ञानिक कौन थे, हेकिंग, मैकलंग और विल्सन। हेकिंग, मैक, विल्सन, ठीक है। ये तीनों वैज्ञानिक ने लिंग निर्धारण के वास्तविक और वैज्ञानिक आधार का पता लगाया कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है मनुष्यों में, कैसे लड़का पैदा होता है, कैसे लड़की पैदा होती है, कौन से क्रोमोसोम लड़की में जाते हैं तो लड़का हो जाता है, कौन से क्रोमोसोम लड़की में जाते हैं तो वो लड़की पैदा होती है। तो इसके डिटेल खोज किसने किया था, इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों ने किया था। कौन, हेकिंग, मैकलंग और विल्सन, ठीक है। आदि वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण की वास्तविक और वैज्ञानिक आधार का पता लगाया। मैकलंग ने सन 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद, सेक्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आपके जो मैकलंग थे वो पूछ सकता है बेटा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दिया था, तो अब बताओगे मैकलंग ने दिया था, ठीक है। इनके अनुसार सभी एक लिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके अनेक लक्षणों के समान गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ठीक है। और इनकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। जैसे जो आपके एक लिंगी जीव होते हैं उनमें सेक्स का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है, क्रोमोसोम के आधार पे ही होता है ना। आपके क्रोमोसोम जो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम आपने देखा था कि 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और एक 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 क्या होता है, एक जोड़ा आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, यही होता है जो जिसके कारण आपका सेक्स क्रोमोसोम के कारण ही आप निर्धारण कर पाते हो कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो इसका जो वंशागति होती है बेटा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो जाता है ये मेंडल के नियम के अनुसार ही जाता है कि जो लक्षण प्रभावी होगा वही क्या होगा, आपकी अगली संतान में वो दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका जो आधार होता है मेंडल के नियम के अनुसार ही होता है, ठीक। इसमें आपको 2 चीजें मिली याद करने के लिए। पहला तो द्विलिंगी जंतु कौन होता है, तो आप बताओ कि केचुआ होता है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या याद करनी है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने प्रस्तुत किया था, तो आप बताओगे मैकलंग ने किया था, ठीक है। आपके लिए 2 पॉइंट मिल गए याद करने को। पहला पॉइंट आपने याद कर लिया होगा, द्विलिंगी केचुआ, ठीक। और उसके बाद मैकलंग ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद दिया था, या आप लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद किसने दिया था, तो आप बोलोगे मैकलंग ने दिया था, ठीक है। अब अगला देखो क्या कह रहे हैं, ये मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। आओ देखें। मनुष्य की प्रत्येक कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र हमारे जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जनन कोशिकाएं क्या होती हैं, जिन कोशिकाओं में जनन, जैसे आपके वृषण होता है, ये जनन कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपके स्पर्म का निर्माण होता है। जैसे अंडाणु और महिलाओं में क्या होता है, अंडाणु होता है, तो ये सब क्या है, जनन कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर आपके सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब इसे द्विगुणित या डिप्लॉयड नंबर कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, डाइप्लॉयड होता है, ठीक है, मतलब 2n होता है, हाँ ठीक है, तथा 2n से प्रदर्शित करते हैं, तो ये कैसा होता है, 2n होता है। अतः मनुष्य में द्विगुणित संख्या, ये जो 2n आपने पढ़ा था ये कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं। 46 कैसे थे, आपके 22 जोड़ी तो ऑटोसोम्स थे, ठीक है, और एक जोड़ी क्या था, आपका सेक्स क्रोमोसोम था, तो 22 और एक 23, तो 23 23 कितने हो गए, 46 हो गए, ठीक है। 23 + 23 जोड़ेंगे तो हमारे 46 हो जाएंगे। तो 23 जोड़ी कहाँ से आते हैं, 23 जोड़ी नर से आते हैं और 23 जोड़ी मादा से आते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलाकर के 46 हो जाते हैं। तो ये जो 23 जोड़ी होता है बेटा ये यन होता है, जो कहाँ से आता है, मादा जनन से आएगा। और फिर वैसे ही 23 जोड़ी कहाँ से आएगा, नर से आएगा,
ठीक। तो ये n था, 23 मतलब n हाफ नंबर, फिर 23n मतलब हाफ नंबर। हाफ मतलब क्या, ये टोटल तो 46 है ना, तो 46 तो 2n हो गया। अब इसका आधा करोगे तो 23 आएगा ना, 23 और 23 मिलके 46 होते हैं। 23 + 23 इक्वल टू 46। ठीक है, अब 23 आधा कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये n नंबर हो जाएगा। तो n नंबर कहाँ से आएगा, आपके मादा से आएगा, और n नंबर कहाँ से आएगा, नर से आएगा। ठीक है, और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 2n। तो n प्लस n को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आपने 23 + 23 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 46 हो गए। तो 2n इक्वल टू कितने हो गए, 46 हो गए। ठीक है, तो नर तथा मादा शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब n, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। हैप्लॉइड मतलब n या अगुणित। ठीक, तो अब इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अतः मनुष्य में अगुणित संख्या n 23 होती है। ठीक है, इनमें से 44 गुणसूत्रों के 22 समजात या होमोलोगस पेयर होते हैं। जो आपने पढ़ा था ऑटोसोम, ये कैसे थे, 22 जोड़ी थे जो समजात थे। ठीक है, जो मेल और फीमेल में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। 22 जो मेल में होंगे वही 22 आपके फीमेल में भी होंगे। ठीक है, अ, होते हैं, इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तथा शेष एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो 22 जोड़ी आपने देख लिया, टोटल 23 जोड़ी होते हैं, तो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स हो गए। ठीक है, और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, वही जो मेल में XY होता है और फीमेल में क्या होता है, XX होता है। ठीक है, अब देखो, पुरुष तथा स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का यह जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। बिल्कुल भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है, पुरुष में XY होता है, महिला में XX होता है। ठीक, इसलिए एक दूसरे से ये भिन्न होते हैं। अब पुरुष में इस जोड़े या 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनमें से एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। इस प्रकार ये हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहलाते हैं। तो कभी कभी आपके पेपर में हेट्रोसोम्स ना दे करके एलोसोम्स भी पूछ सकता है कि एलोसोम्स कितने होते हैं। तो आपको ये दोनों नाम, दोनों क्या तीनों नाम याद करने पड़ेंगे। आपको हेट्रोसोम भी याद करना पड़ेगा, एलोसोम्स भी याद करना पड़ेगा, और क्या, सेक्स क्रोमोसोम भी आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम तो आपको याद होता है जनरली, और अगर आप ऑटोसोम्स देखते हो तो हेट्रोसोम्स भी आपको याद हो जाता है, क्योंकि ऑटोसोम्स हमारे 22 जोड़ी होते हैं, जो समजात हम जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसी का उल्टा हो जाता है हेट्रोसोम्स। ठीक है, ऑटो मतलब समान प्रकार के, हेट्रो मतलब विभिन्न प्रकार के। ठीक है, ऑटो मतलब सेम और हेट्रो मतलब भिन्न भिन्न। ठीक है, तो ये आप ऑटो और हेट्रो से तो समझ सकते हो, और एलोसोम्स को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलोसोम्स का मतलब भी होता है कि सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर कभी पूछते पेपर में आपको कि एलोसोम्स कितने होते हैं, तो आप बताओगे एक जोड़ी या XY होता है। ठीक है, XX है। ठीक है, जिनमें से बड़ा गुणसूत्र X। अब पूछ सकता है कि कौन सा गुणसूत्र बड़ा होता है, कौन सा गुणसूत्र छोटा होता है, तो आप बताओगे कि X गुणसूत्र जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है, छोटा कहलाता है। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र समजात अर्थात X प्रकार के होते हैं। तो स्त्रियों में क्या होते हैं, XX होते हैं। तो X जब बड़ा है, तो अगर X बड़ा तो दोनों X बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और पुरुषों में क्या होता है, X और Y होता है। तो X क्या होता है, बड़ा होता है, और Y क्या होता है, छोटा होता है। ये कब होगा, जब आप नर की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, नर में जो बड़ा गुणसूत्र X होगा और छोटा गुणसूत्र Y होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़े प्लस XY होता है। तो 22 जोड़े क्या थे, आपके ऑटोसोम्स थे या समजात गुणसूत्र थे। ठीक है, या कायिक गुणसूत्र जिसको हम कहते हैं। और क्या होता है, और एक जोड़ी जो 23वां जोड़ी है वो क्या है, XY है। ठीक है, तो 22 जोड़ी समजात होते हैं, और एक जोड़ी क्या होता है आपका, सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिसे आप लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये कितने हो गए टोटल मिला के, 22 जोड़ी ये, और एक ये 23, तो मिला के कितने हो गए, 46। ठीक है, 23 + 23 करेंगे हम तो आपका 46 हो जाता है। 46 गुणसूत्र ये पुरुष में पाए जाते हैं, और वैसे ही 46 गुणसूत्र महिलाओं में पाए जाते हैं। तो स्त्री जनन कोशिकाओं में देखो 22 जोड़े, इसमें भी समान है, इसमें भी समान है। तो ऑटोसोम्स क्या होंगे, ये समान होंगे। ये ऑटोसोम्स बेटा क्या करते हैं, जैसे आपके शरीर की लंबाई कितनी करनी है, शरीर का में हाथ, आपका शरीर का कलर कैसा करना है, गोरा होगा, काला होगा, आँख का कलर कैसा होगा, भूरा होगा, नीला होगा, नाक कैसी होगी, कान कैसे होंगे, बाल कैसा होगा, ये सारे जो 22 जोड़े होते हैं ये सब वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये 22 जोड़े ये सब डिसाइड करते हैं। और जो ये XY और XX ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो सारा खेल क्रोमोसोम्स का या गुणसूत्रों का होता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे 46 गुणसूत्र आपके पुरुष में होते हैं वैसे 46 गुणसूत्र महिलाओं में भी होते हैं। ठीक है, तो महिलाओं में, पुरुषों में और महिलाओं में 22 जोड़े ऑटोसोम्स समान प्रकार के होते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र जो पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX पाया जाता है। ठीक है, टोटल मिला के 46 गुणसूत्र पुरुषों में और 46 गुणसूत्र ही महिलाओं में पाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि इसीलिए मनुष्य में लड़के तथा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, जब पुरुष की जनन कोशिकाएं वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं तो क्या होता है, उस समय अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम मियोसिस द्वारा एक जनन कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो जो नर में क्या होता है, नर में जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो वृषण होती हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था जनन कोशिकाएं, तो अभी जनन कोशिकाओं का मतलब क्या होता है, वृषण। ठीक है, जिसमें आपकी जनन कोशिका से संबंधित सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो उसमें जनन कोशिकाएं जैसे वृषण, ठीक है, जिसको वृषण हम या टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु मतलब स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कैसे बनते हैं, एक स्पर्म में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है कि जिसके द्वारा एक से एक शुक्राणु से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में बेटा कोई भी चीज एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाएगी। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगी। ठीक है, समसूत्री विभाजन में ये होता है कि अगर 46 गुणसूत्र आपके सेल में है तो जो डॉटर सेल बनेगा, जो संतति सेल बनेगी कोशिकाएं, उसमें भी 46 ही पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री, आप कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। एज अ नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन बेटा क्या होता है, इसका नाम ये अर्ध मतलब आधा हो जाना। ठीक है, तो आधे क्या हो जाएंगे आपके, आधे का मतलब हो जाएगा कि अगर 46 गुणसूत्र हैं तो ये आधे आधे में बट जाएंगे। ठीक है, तो एक सेल से क्या हो जाएगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी आपकी। ठीक है, एक शुक्राणु से 4 शुक्राणु बनेंगे, उनमें एक शुक्राणु से 4 शुक्राणु बनेंगे, तो उसी को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कि 1 से 4 शुक्राणुओं का बन जाना ही अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये आपके वृषण में होता है। ठीक, और वृषण कहाँ पाया जाता है, ये नर जनन अंग है, तो ये जाहिर सी बात है कि नर में या पुरुषों में पाया जाएगा। ठीक है, 4 शुक्राणुओं का, इसमें एक जनन कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इनमें से 2 शुक्राणुओं में 22 प्लस एक्स बराबर 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो 22 प्लस एक्स का मतलब हो गया कि ये लड़की होगी। 22 प्लस, क्योंकि एक्स क्या होता है, लड़की को डिनोट करता है, और वाई क्या होता है, वो लड़की को डिनोट करता है। मतलब जब एक्स की बात आ जाएगी तो वो लड़की हो जाएगी, जब वाई की बात आएगी तो वो लड़का होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है कि इनमें से 2 शुक्राणुओं में जैसे 4 शुक्राणु बने। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाती हूँ लिख के, देखो हमने शुक्राणु की बात की। ठीक है, शुक्राणु या स्पर्म, SPE यहाँ पे आ रहा है बेटा। ठीक है, तो जो स्पर्म होता है, मान लो ये हमारा स्पर्म है, ये हमारे स्पर्म भैया देखो कितने खुश हैं। ठीक है, अब जब इनका डिवीजन कराएंगे हम, मतलब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हम कराएंगे, तो इनमें हमने क्या कराया, अर्धसूत्री विभाजन कराया, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, मतलब मियोसिस हमने कराया। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें 4 शुक्राणु बन जाएंगे। ठीक, सब कितने खुश हैं, नया जीवन मिल गया, ओ हो, देखो कितने खुश हैं। हाँ, दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं सबके सब। ठीक, तो 4 बन गए, 1 से 4 हो गए। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है कि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, सॉरी 22 प्लस एक्स। ठीक है, और वैसे ही 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई। ठीक है, ये बनेगा, ये दो, 1 से 4 बने। अब 2 में क्या होगा, 2 में एक्स एक्स होगा और 2 में वाई वाई होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, कि 22 तो आपके सेम ही है ऑटोसोम्स, और ये क्या है, ये 23वां जोड़ा आपका ये लड़की होगी। ठीक है, तो लेके पैदा होगी, और 22 ऑटोसोम्स और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम। वैसे ही 22 ऑटोसोम और ये वाई हेट्रोसोम, 22 ऑटोसोम और ये वाई हेट्रोसोम, मतलब ये दोनों, अगर ये दोनों जाएंगे तो लड़का पैदा होगा। ठीक है,
तो लड़का पैदा होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों जाएंगी तो लड़की पैदा होगी, लड़की होगी। कैसे पैदा होगी? क्योंकि यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, और यहाँ पे लड़का क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम आ गया, वाई क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना? मतलब चार सेल, एक सेल से चार सेल्स बने, चार शुक्राणु बने, तो दो में आपके एक्स एक्स जाएंगे और दो में वाई वाई जाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो 22 प्लस एक्स इक्वल टू कितने हो गए? 23 हो गए, ठीक है। ऐसे ही अन्य दो में 22 प्लस वाई इक्वल टू 23 हो जाएंगे, ठीक है। गुणसूत्र होते हैं, अर्थात पुरुष में बनने वाले सभी शुक्राणुओं में जो लाखों की संख्या में बनते हैं, ठीक है। मतलब कितने बनते हैं? लाखों में बनते हैं ये शुक्राणु। इसमें 50% क्या होता है? एक्स बनते हैं, 22 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स प्रकार के मादा, जो एक्स आ जाएगा मतलब वो मादा हो जाएंगे, तो 50% आपके मादा बनेंगे और 50% आपके क्या बनेंगे? नर बनेंगे, ठीक है। देखो अब कह रहे हैं कि 50% यहाँ पे 22 प्लस वाई या वाई प्रकार के नर होते हैं। चूंकि स्त्रियों में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, तो आपको पता ही है कि स्त्रियों में सब एक्स एक्स ही होता है, दोनों ही एक्स एक्स होते हैं। तो इसमें तो 100% जो है वो सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका बनेगी, और इन्हें जनन कोशिकाओं में एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अतः स्त्रियों में अन्य निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के बाद सभी अंडे एक ही प्रकार के अर्थात 22 प्लस एक्स प्रकार के उत्पन्न होते हैं। तो मतलब इसमें जो चारों होंगे वो 22 प्लस एक्स प्रकार के बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका अंडाणु है, ठीक है। अभी तक हमने शुक्राणु देखा था, अब हम देखेंगे अंडाणु, ठीक, या ओवा। अब इसमें मान लो ये हमारी ओवा महारानी है, ना 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 ना, ये भी हंसती मुस्कुराती, ठीक है, दांत फाड़ के हंस रही हैं। अब इनकी जो अंडाणु बनेंगे बेटा, वो जो बनेंगे वो सब एक ही प्रकार के बनेंगे। मुझे ना ऐसे दांत बनाने में बड़ा मजा आता है ऐसे स्माइल कराने में, ऐसे इनके दांत निकालने में, ठीक है। अब जब ये चारों बनेंगे बेटा ना, तो ये सब सेम प्रकार के होंगे, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ठीक। तो इसमें जो चारों से आपके अंडाणु बन रहे हैं, ये कैसे हैं? 22 प्लस एक्स, मतलब सब एक ही प्रकार के बनेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो यही आगे पढ़ लो तो बताती हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पुरुष में नर, पुरुष की जनन कोशिका है, ठीक है। इसमें क्या है? एक्स और वाई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, आपको पता है। और महिला स्त्री जनन कोशिका में क्या पाई जाती है? एक्स एक्स प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसमें माइटोसिस कराएंगे, इसका गैमेट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इसमें एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे। वैसे ही इसमें भी एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और ये एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्रॉस कराएंगे, एक्स वाई का और एक्स एक्स का क्रॉस हम कराते हैं। तो अगर एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगी? लड़की बन जाएगी। अगर ये एक्स फिर इस एक्स के साथ मिलेगा तो भी क्या बन जाएगी? लड़की बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये वाई एक्स के साथ मिलेगा तो लड़का बनेगा, फिर ये वाई अगर एक्स के साथ मिलेगा तो भी क्या बन जाएगा? लड़का बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम फिगर से समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि मान लो आपने कोई लड़का लिया, मान लो ये कोई लड़का है और ये कोई लड़की है, मान लो ये हमारे नर है, ये मादा है, ठीक है। अब लड़के में क्या पाया जाता है? एक्स और वाई। उसी प्रकार लड़की में क्या पाया जाएगा? एक्स और एक्स पाया जाता है। अब जब इसका हम गैमीट बनाएंगे तो एक्स और वाई बनेगा और इसका एक्स और एक्स बनेगा। अब इसका हमने कराना है क्रॉस, ठीक है। जैसे मंडल का हमने क्रॉस कराया था वैसे हम इसका भी क्रॉस कराएंगे, क्योंकि आप ऊपर पढ़ चुके हो कि वंशागत इसमें जो आधार होता है ये मंडल के नियम के आधार पे ही होता है, ठीक है। अब एक तरफ हमने रख लिया मेल को, ठीक है, इधर हमने रख लिया मेल को, तो इसका क्या कर लिया? एक्स और वाई, और इधर हमने रख लिया फीमेल, ठीक है। तो फीमेल का क्या था? एक्स और एक्स, तो ये हमारी फीमेल है और ये हमारे मेल भैया हैं, ठीक है। अब इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया तो हमें क्या मिल गया? एक्स और एक्स। अब फिर इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया तो हमें क्या मिल गया? एक्स और एक्स मिल गया, ठीक है। और फिर इस एक्स का क्रॉस हमने इसके साथ कराया, एक्स और वाई का, तो हमें क्या मिल गया? एक्स और वाई। वैसे ही इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो एक्स और वाई हमको मिल गया। तो यहाँ पे क्या देखा आपने? 50% चांस है,
50% चांस है कि लड़की होगी और 50% चांस है कि क्या होगा, आपका लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही रेशियो बराबर बराबर में आएंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि लड़का होगा या लड़की होगी, जो क्रोमोसोम मिलेगा वैसे ही बन जाएगा। अगर एक्स क्रोमोसोम मिल गया तो लड़की बन जाएगी, अगर वाई क्रोमोसोम मिल गया तो आपका लड़का बन जाएगा। इसमें बेटा लड़कियों का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सारा रोल लड़कों का होता है। अगर लड़की पैदा हो रही है तो भी लड़की का रोल है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो लड़की के पास है, लड़की के पास तो सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम है। अब जब लड़के का क्रोमोसोम मिलेगा तभी तो लड़का या लड़की बनेगी। अगर लड़की का क्रोमोसोम मिल रहा है तो लड़का बन गया, अगर वही वाई क्रोमोसोम फिर से एक्स के साथ मिल गया तो भी लड़का बन गया। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी लड़के के ऊपर ही होती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, इसमें लड़कियों का महिलाओं का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सारे क्रोमोसोम तो एक्स प्रकार के ही होते हैं, वाई तो सिर्फ लड़कों के पास होता है। ठीक है, तो अगर कभी कोई आपके अगल बगल कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई किसी को अगर किसी महिला को अगर परेशान करता है कि लड़की हो रही है लड़की हो रही है, सिर्फ तुम्हारा दोष है, तो आप उसको बोलो कि नहीं, इसमें लड़की का दोष नहीं होता है, इसमें लड़के का दोष होता है कि वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ लड़के के पास होता है, लड़की के पास तो सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होता है। अब जो लड़के का क्रोमोसोम अगर एक्स ही मिल रहा है बार बार तो लड़की हो रही है, अगर वाई क्रोमोसोम मिल जाता तो लड़का हो जाता। ठीक है, अब एक्स क्रोमोसोम जो होता है बेटा वो बड़ा होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो, और वाई क्रोमोसोम कैसा होता है, छोटा होता है। देखो यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे अब। ठीक, देखो कह रहा है निषेचन के समय दो प्रकार के शुक्राणु में से एक्स शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो लड़की बनती है, एक्स एक्स उत्पन्न होता है, तथा वाई शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो लड़का या एक्स वाई उत्पन्न होता है। अतः बच्चे में लिंग का निर्धारण शुक्राणु द्वारा होता है। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो हमेशा शुक्राणु ही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। इससे स्पष्ट होता है कि हमेशा पुत्र या पुत्री की संभावना आधी आधी ही होती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आधी संभावना किसकी थी, लड़की की थी, और आधी संभावना लड़के की थी। ठीक है, तो दोनों की संभावना आधी आधी ही होती है। अब देखो ये है हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो कह रहा है कि कुछ जंतुओं में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि पर्यावरण पर निर्भर कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की। अभी तक तो शुक्राणु पर डिपेंड हो रहा था कि लड़का होगा कि लड़की, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अतः इन प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे युग्मक के उष्मायन या इंक्यूबेशन टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उत्पन्न संतति नर होगी या मादा, मतलब कि यहाँ पे तापमान पे डिपेंड कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की होगी। सोचो कितना कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये तापमान पे डिपेंड कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की। ठीक, अब अंडे सेने से पूर्व अंडे को उपलब्ध कराया गया इष्टतम तापमान उष्मायन कहलाता है। तो उष्मायन समझ में क्या आता है कि जब अंडा सेते हैं, आपको सबको पता होगा कि मुर्गी जैसे अपने अंडे पे बैठती है उसको सेती है, तो जो उसका अधिकतम तापमान होता है वही क्या कहलाता है, वही उष्मायन कहलाता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि कुछ सरीसृपों या रेप्टाइल्स, सरीसृप मतलब क्या, जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, कि लिंग निर्धारण का तापमान पर प्रभाव पड़ता है। कुछ रेप्टाइल्स पे भी मतलब ये लिंग निर्धारण तापमान पे डिपेंड करता है, और कुछ कछुओं की प्रजाति जैसे क्राइसेमा पिक्टा में उच्च उष्मायन ताप के परिणाम स्वरूप फीमेल संतति पैदा होती है। अब उच्च तापमान कैसे, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग देखो कितना तेजी से चल रहा है कि आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वातावरण में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, जिससे हमारा वातावरण क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो इसका प्रभाव सीधे सीधे जो हमारे सरीसृप हैं या जो हमारे कछुए हैं या और बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, इन पे बेटा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर ज़्यादा मात्रा में महिलाएं हो जाएंगी तो क्या होगा, नर अगर होंगे ही नहीं, सिर्फ महिलाएं महिलाएं होंगी, तो आपकी संतति आगे क्या होती, जो पीढ़ी होगी, जो जनरेशन होगा वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो सिर्फ अगर मेल मेल ही होंगे तभी आपकी पीढ़ी नहीं बढ़ सकती है, अगली जनरेशन नहीं बढ़ सकती है। अगर फीमेल फीमेल है बेटा तो भी नहीं बढ़ पाएगी, इसीलिए हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तापमान ज़्यादा होगा तो देखो कछुओं की एक प्रजाति है जिसका नाम है क्राइसेमा पिक्टा, ये उच्च उष्मायन ताप के परिणाम स्वरूप सिर्फ मादा संतति ही पैदा कर पाती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा या तापमान हो जाएगा बेटा, तो उस समय जो ये क्राइसेमा पिक्टा है ये सिर्फ फीमेल संतति को ही पैदा कर पाएगी। तो अगर मेल ही नहीं होंगे तो बेटा इनकी संतति क्या होगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, या सिर्फ फीमेल ही पैदा होंगे। तो अगर मेल रहेगा ही नहीं तो बेटा आगे संतान की, अब एक बार तो आपने करा दिया रिप्रोडक्शन, तो
फीमेल पैदा हो गई। अब अगला रिप्रोडक्शन कराने के लिए बेटा मेल तो चाहिए ना, अगर मेल ही नहीं होगा तो अगला रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो फिर वहीं उनका जनरेशन खत्म नहीं हो जाएगा। और हर बेटा आपको पता है कि नेचर ने जो भी कुछ बनाया उनका अपना एक महत्व होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर तापमान ज़्यादा होगा तो ये जो कछुए की प्रजाति है ये सिर्फ फीमेल संतति को पैदा कर पाती हैं। इसी प्रकार देखो कुछ छिपकलियों की प्रजाति जैसे अगामा अगामा है में उच्च उष्मायन ताप के फलस्वरूप मेल संतति ही पैदा होती है। अब ये देखो ये क्या है, छिपकलियों की प्रजाति है। छिपकलियां क्या होती हैं, आपके रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो जब उच्च तापमान हो जाएगा तो इसमें भी क्या होगा, सिर्फ मेल पैदा होंगे। अब अगर सिर्फ मेल ही पैदा होंगे तो फीमेल नहीं होगी तो फिर भी इनका जनरेशन रुक जाएगा, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये भी आपके समाप्ति या विलुप्त की कगार पे आ जाएंगे, ठीक है। अब वैसे देखो घोंघा या स्नेल, आप सभी ने देखा होगा बारिश के सीजन में घोंघे को, तो ये क्या होता है, ये प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, जो यह दर्शाता है कि ऐसे प्राणियों में लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं है। अब सोचो जो घोंघा होते हैं, हमारे जो घोंघे होते हैं, स्नेल्स होते हैं, ये अपना सॉरी ये अपना जो लिंग होता है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वो मादा है तो नर बन सकते हैं, अगर नर है तो वो मादा में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, तो हम तो इतनी सारी सर्जरी वर्जरी करा करके कोई नर से मादा बन रहा है, मादा से नर बन रहा है, लेकिन इनमें जो आपके घोंघे होते हैं ये खुद से ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं, नर से मादा बन जाते हैं, मादा से नर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट था। आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको अपने आसपास जरूर एक पेड़ लगाना है, कम से कम एक पेड़ आपको जरूर लगाना है, जिससे क्या हो, आपका टेम्परेचर ज़्यादा ना होने पाए। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आपका तापमान ज़्यादा बढ़ेगा और जंतुओं के साथ साथ हमारे लिए भी खतरे का सबब बन जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को प्रण लेना है कि अपने आसपास पेड़ लगाना है और पेड़ों को काटने नहीं देना है, पेड़ों की रक्षा करनी है, जिससे आपका तापमान संतुलित बना रहे। बेटा देखो आज के टाइम में इतनी गर्मी हो रही है कि आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बिना एसी के बिना कूलर के रह नहीं पा रहे हैं। पहले यही टेम्परेचर बेटा 20, 23, 33, 30 तक होता था, आज टेम्परेचर देखो 40, 41, 42 तक पहुंच जा रहा है। अगर ऐसे बेटा पेड़ों की कटाई होती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो ये जो धरती है इसमें हम बेटा रहने लायक रह नहीं जाएगा। एक तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो आपकी बाढ़ की आशंका हमेशा बनी रहेगी, तो हम वैसे भी नहीं रह पाएंगे। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने आसपास एक पेड़ जरूर लगाना, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, ठीक है बेटा।